हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से आज प्राइमरी एजुकेशन से लेकर अपर एजुकेशन तक सरकार आए दिन बदलाव पे बदलाव कर रही है और महंगी एजुकेशन कर रही है, महंगी शिक्षा कर रही है, जो यहाँ का आवाम, यहाँ का गरीब मजलूम, यहाँ का बहुजन आवाम एजुकेशन लेने से वंचित हो रही है, क्योंकि आए दिन नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और अभी एक नया एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत अभी जो ओपन ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी चल रही है और सरकार ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम कराने के लिए तैयार है। और हमारे बीच में एक अध्यापिका सविता कात्यायन पवार जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि ओपन ऑनलाइन एग्जाम कैसे हो सकता है कि आज गरीबी में जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट कैसे खरीद सकते हैं। सविता जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। मैडम, अभी ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम की तैयारी चल रही है और सरकार उस पर टिकी हुई है और कहती है कि हम ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम कराएंगे। हेलो, हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तो इस समय महामारी का जो 4 महीने से, जो मार्च महीने से जो महामारी का जो समय चल रहा है, इस समय आपको सबको पता है कि इस समय स्कूल प्राइमरी से ले हमारे जितने इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, सभी बंद किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्च का महीना होता है, मार्च के महीने में सभी स्कूलों में जहाँ परीक्षाएं होती हैं, सीबीएसई बोर्ड की हमारे जो सबसे मेन हमारी परीक्षा होती है 10th और 12th की, और हमारे कॉलेजेस के जो अब एग्जाम होने मई में, इस कोरोना संकट के कारण जहाँ सभी स्कूलों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं सीबीएसई के भी हमारे काफी सारे एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए थे, जो शायद 1 जुलाई से होंगे जी। हालांकि में कॉलेजेस के एग्जाम मई के महीने में होने थे, मई के महीने में कॉलेजेस के एग्जाम होने थे, तो उसमें जो अभी यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि ओपन बुक एग्जाम लिए जाएंगे। तो ओपन बुक एग्जाम में अब क्षेत्रों से लेके कि ओपन बुक में जो हमारे इतने सारे बच्चे हैं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। इसमें न केवल हमारे दिल्ली के बच्चे, बल्कि हमारे पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से आके बच्चे हमारे यहाँ पे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। अब काफी बच्चे हमारे ऐसे एरिया आते हैं जहाँ पर नेट की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे बच्चों को बुक्स की फैसिलिटी भी नहीं है। उन हालातों में वो बच्चे लिमिटेड उसमें, अब वो संकट के समय में वो बच्चे हॉस्टल खाली करके अपने घरों में चले गए। अब दिल्ली में ही कई बार हमारा जो है नेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो कोई पहाड़ी इलाके में है, दूर दराज इलाके में है, अगर विश्वविद्यालय द्वारा ये कहा जाता है कि ओपन बुक एग्जाम लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी नेटवर्किंग है वो चीज में बाधा बनती है कि नेटवर्किंग की वजह से हमारे बच्चों को ना तो पूरा उनको स्टडी मटेरियल मिल पाएगा। अगर वो स्टडी मटेरियल वो ले भी लेते हैं, और जो डीयू ने ये बोला है कि हम उनको एक पेपर, अपना ऑनलाइन पेपर देंगे और 2 घंटे की सीमा में उनको वो पेपर पूरा तैयार करके वापस सबमिट कराना है। तो उसमें बच्चों को बाई चांस मान लो क्वेश्चन पेपर मिल भी गया और वो उसको तैयार करके 2 घंटे में सबमिट कराते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे को नेटवर्किंग साइट जो हमारी आजकल ढीली हो रही है, कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में या कहीं ऐसे दूर दराज इलाकों में, तो वहाँ के लिए प्रॉब्लम है। हो सकता है शहरी इलाकों में या मेन दिल्ली के एरिया में, या जो बिल्कुल ऐसे एरिया जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर ये सक्सेस हो भी जाए, तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर देखें कि हमारे वीडियो में पूरी इंडिया से बच्चे आते हैं, तो नेटवर्किंग साइट की जो बाधा है वो ओपन बुक एग्जाम में कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है। मैडम, देखा गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ही कई जगह ऐसी हैं जहां लाइट नहीं आती है, जहां नेटवर्किंग नहीं है और वहां नेट काम ही नहीं करता है, तो उस कंडीशन में वो छात्र छात्राएं कैसे एग्जाम देंगे? यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ जी। क्या आज महामारी के टाइम में हम इतनी भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते इतने बच्चों, और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे जो आने जाने के साधन जो है प्रॉपर रूप से खुले नहीं है।
बसों में भी लिमिटेशन दी गई है कि हमें कितनी सवारी को बिठाना है, और मेट्रो भी अभी तक खुली नहीं है। तो इन हालातों में बच्चे कैसे कॉलेज तक अपने पॉइंट तक पहुंच पाएंगे और कैसे वो एग्जाम दे पाएंगे और उस चीज को वो पूरा कर पाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्जाम का तरीका खोजा है कि ओपन बुक एग्जाम से वो बच्चों की परीक्षाएं ले। लेकिन आइडिया अच्छा है, लेकिन ये जो नेटवर्किंग साइड है, जो मैं वही आपको बता रही हूँ, जो दिल्ली जैसे इलाके हैं या महानगर वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ तो बच्चे कहीं ना कहीं नेट वगैरह गूगल से अपनी स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। जिनके पास कुछ बुक्स है वो चलो बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब वो वापस सबमिट कराना है, सबमिट कराते समय हमारा नेटवर्क भी शायद काम नहीं करता, तो उसका आधे बच्चों के जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर, किसी को क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलेगा जिनका अगर नेटवर्क अगर नहीं वहाँ पहुँच पा रहा होगा। मान लो डीयू ने नेटवर्क उस पर साइट पे अपने क्वेश्चन पेपर डाल दिए और क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिल भी गया, बच्चों ने सॉल्व भी कर दिए, और उसके बाद आगे उसको सबमिट कराने के बाद उस समय नेटवर्क नहीं आ रहा या पेपर सबमिट कराते हुए टाइम लग गया, या उनको मटेरियल उनको ओपन बुक एग्जाम के तहत अगर मटेरियल सर्च करना है तो कहीं ना कहीं वो 2 घंटे में वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। तो कुल मिला के जहाँ तक मजबूरी है, लेकिन ये जो मतलब कि जो तरीका है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं होगा। मैडम क्या लगता है कि मतलब इसमें पारदर्शिता रहेगी? क्या पता है कि जो स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ रहा था, जो एग्जाम देने की तैयारी है, वो ना देके उससे कोई सीनियर बच्चा एग्जाम देगा, क्या इसकी पारदर्शिता रहेगी? देखिए मेरे अपना जो विचार है वो ये है कि जो हम यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हम सिलेबस जो हमारे बच्चों का होता है वो हमारा कोई जो सिलेबस बच्चों का है वो 11, 12 या 9, 8, 9 का सिलेबस नहीं होता कि जिसमें हम पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के ओपन बुक एग्जाम में, उनको हमने ले लिया और नकल करके या हमने किसी अपने सीनियर से उसकी हेल्प लेके उसको पढ़ लिया। जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हमारे सिलेबस होते हैं, जैसे ऑनर्स कोर्सेज होते हैं, साइकोलॉजी, काफी टाइप के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, वो बहुत ही विस्तृत रूप में हमारे वो सब्जेक्ट होते हैं। उसको हम ऐसा नहीं है कि ओपन बुक में या हम किसी भी को कह के कि आप इस चीज को हमारी हेल्प कर दीजिए, वो हमारा कोई 1 या 2 पेज का हमारा उसका आंसर मिलता है, उसके लिए हमें थ्योरेटिकल पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें पूरा बुक की डेप्थ में जाना पड़ता है जब हम किसी कंटेंट को समझ पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम किसी चीटिंग की मदद ले सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे एग्जाम्स सिविल सर्विसेज के हमारे एग्जाम होते हैं या कोई भी हमारे एसएससी के एग्जाम होते हैं, उसमें हमारे हम लोग चीटिंग कर लेते हैं कि कोई अपने गलत फोटो लगा के या किसी और एक्सपर्ट को अपनी जगह वहाँ एग्जाम के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो उसमें हम इस तरह की अपने हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं बाकियों का नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मेरे खुद के अपने बच्चे इस लाइन में अभी कॉलेजेस में जाते हैं। अब वो इंग्लिश ऑनर्स अगर बच्चा एक सब्जेक्ट कर रहा है, इंग्लिश ऑनर्स में उसको प्रॉपर नॉवेल्स पढ़ने हैं या किसी और ऑनर्स, किसी हिंदी ऑनर्स कर रहा है या एसएसटी ऑनर्स कर रहा है, किसी भी ऑनर्स कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए उसको थ्योरेटिकल उस पूरे नॉवल को पढ़ना होगा। उसमें कोई एक पर्टिकुलर किसी करेक्टर या किसी और के बारे में वो किसी और से कह के या टीप कर नहीं लिख सकता कि भाई आपने नकल कर ली, उसको आपने उतरवा लिया। तो इस चीज की संभावना कम है। हाँ, ये मैं आपको मान सकती हूँ कि ओपन बुक के एग्जाम में उन बच्चे को परेशानी, ये नेट की परेशानी हो सकती है, बाकी नकल लगने की या कॉपी करने की। मैडम मैं आपको रोकूंगा, नेट की प्रॉब्लम नहीं, नेट की प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने देखा है कॉलेज के अंदर कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको अभी डाटा का मालूम नहीं है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको एमबी मालूम नहीं है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं उन्हें जीबी पता नहीं है कि कितनी जीबी होती है, कितना डेटा इसमें लगेगा एग्जाम के अंदर। तो मैडम एक सरकार की जो मंशा है, क्या वो गरीबों से एजुकेशन छीनने की नहीं है? नहीं, मैं इस चीज को सरकार जो पूरा जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत का जो सपना है हमारा, कहीं ना कहीं आज ये जरूरत भी बन चुका है। जब हमारा कई साल पहले हमें मोबाइल फोन हमारे लॉन्च किए गए थे, जब ये कहा गया था कि मोबाइल फोन क्या काम करेंगे, गरीबों तक हमारे मोबाइल फोन कैसे पहुंचेंगे, लेकिन आज हम कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरत है। आज मेरे ख्याल से हर मजदूर के हाथ में, हर घर में आने वाली बेड़ी के पास हमारे पास एक जो स्मार्टफोन का वो इस्तेमाल करते हैं, टच वाले बटन का भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं,
और आजकल वो सभी सोशल एप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा काफी सोशल एप्स हाईलाइट करती हैं और सभी लोग उसको चाहे मनोरंजन के लिए चाहे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस कोरोना के संकट में जहाँ स्कूलों में पहले इस चीज को कहा जाता था कि फोन को यूज ना किया जाए, फोन हमारे स्कूल की शिक्षा में बाधा है, कहीं ना कहीं बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, टीचर्स डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आज इसी फोन ने ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन को चलाया है। महीना डेढ़ महीना हमने अपने बच्चों से टच में रहे, ऑनलाइन हमने उनको एजुकेशन दी। तो अगर गवर्नमेंट एक नई चीज अपने देश में लेके आ रही है, तो जब हमारे एक लोअर क्लास का मजदूर है, जो हमारी मेड है, वो चीज सीख चुके हैं, तो हमारे टीचर्स और हमारे लेक्चरर वो तो बहुत देश की बहुत ऊंची पोस्ट है। और अगर उन चीजों उनको नहीं पता तो लोग भी सीख ही जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हमने भी सीखा है और हमारे लेक्चरर भी सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत भी है हमारी कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम इम्पोर्टेंस दें। किसी भी संकट के समय में हमारी ऑनलाइन एजुकेशन हमारे काम आती है, लेकिन सिर्फ इसको हम मजबूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन हमें जो जितने भी हमारी नई नई चीजें हमारे देश में आती हैं, हमें उनसे परिचित होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। मैडम, इस देश के अंदर किसान लोग, मजदूर, गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। विदेशों के अंदर जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वहाँ एडमिशन लेने के समय पे कॉलेज से उन्हें एक लैपटॉप प्रोवाइड कराया जाता है और एक मोबाइल प्रोवाइड कराया जाता है, उसके साथ डेटा दिया जाता है। लेकिन जहाँ किसानों का देश है, जहाँ मजदूरों का देश है, तो वो लोग इन चीजों की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, आपने देखा कि आज जहाँ बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलता है, देश में या देश से बाहर निकलता है, तो ऑनलाइन जो भी मैंने आपको बताया कि डिजिटल जितना भी देश में आज डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, तो जब भी बच्चा एक सीनियर क्लास में एडमिशन लेता है, उसको सबसे पहले नीड होती है एक अच्छे लैपटॉप की, एक अच्छे मोबाइल फोन की और डाटा की, क्योंकि इन तीन चीज़ों की वजह से ही हम सभी चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारा देश मजदूर और किसानों का देश है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस हमारे देश में इस ऑनलाइन व्यवस्था ने ही कहीं ना कहीं हमारे स्कूल चलाया और हमारे किसान भाई भी कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं गूगल के जरिए या किसी और व्यवस्थाओं के जरिए कि हम अपनी फसलों की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने खेतों में हम अच्छी फसल कैसे ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का आना, स्मार्टफोन का आना और लैपटॉप का आना और डिजिटल भारत का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और ये हमारे देश की तरक्की के में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे बीच में सविता काद्यान पवार जी, जिन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस देश के अंदर जो एजुकेशन है वो दोहरी एजुकेशन है, दोहरी शिक्षा का यहाँ है। जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अपर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं वो लोअर कॉलेजों के अंदर एडमिशन होते हैं, जहाँ उन्हें सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।